वेरी गुड डे टू ऑल। आज हम अ, चाय पे चर्चा करने वाले हैं। इस पॉडकास्ट का नाम रहेगा चाय पे चर्चा। और हम आज जिनसे बात करने वाले हैं उनका कल ही बर्थडे था। और आज जो हमारा विषय रहेगा बात करने का वो ज्योतिष पे रहेगा। और मैं 2014 से ज्योतिष में हूँ। और जो आज हमारे गेस्ट हैं वो कब से ज्योतिष में है वो खुद बताएंगे और क्या उनके अनुभव रहे हैं। आज उनसे मिलना होगा और आप भी शायद एंजॉय करेंगे। तो कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा आपको ये चर्चा। तो आई वेलकम माय फादर, माय मेंटर इन दिस फील्ड, दीपक गुप्ता। सबको नमस्कार। आपको जैसे बताया गया कि मेरा कल जन्म दिवस था और मैंने अपनी जिंदगी के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। लेकिन ज्योतिष का शौक तो मुझे शुरू से ही था। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये कैसे हुआ, क्या हुआ, आप बताइए, आपका शुरू कैसे हुआ इसमें? शुरू ऐसे हुआ कि एक कैरियोस की किताब हमारे घर में लाई गई। मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा शौक था बायोकेमिस्ट्री का, और बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से वो देखते थे हाथ। तो लगभग ये 8वीं जमात की बात होगी। 8वीं जमात का मतलब हुआ सन 1978, यानी कि 1978 को वो पहली किताब लाई गई। काला सा उसका कवर था और मैंने उसको पूरा ही पढ़ दिया। सब पढ़ा मैंने, उसमें जो था लिखा हुआ मैंने सब कुछ पढ़ लिया। और फिर मैंने इस जो ह्यूमन लैब है उसमें ये एक्सपेरिमेंट शुरू किए कि मैं जो बताता हूँ क्या वो ठीक है हस्तरेखा के हिसाब से। तो मैंने पाया कि कुछ बातें तो बहुत सटीक जाती थी बायोकेमिस्ट्री की, लेकिन जो टाइम फ्रेम था वो ठीक से बायोकेमिस्ट्री वाले या मैं उस समय जो देखता था वो फिट नहीं बैठता था। इंसिडेंट जो थी वो फिट बैठती थी, लेकिन उसका टाइम फ्रेम जो है वो ठीक नहीं बैठता था। अब मैंने इसमें कैसे सुधार किया जाए, तो मैंने सोचा कि बायोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी को मिला दिया जाए। अब एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस इतनी ज्यादा मेरे पास नहीं थी ना, उस जमाने में इस तरह से बैठ के कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात हो सकती थी या किसी एक्सपर्ट के पास जाके कोई बात हो सकती थी। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने एक पंडित जी आते थे दिल्ली में, साकेत की बात है। तो वहां पे मंदिर में वो हुआ करते थे और वो पतरी खोल के बैठते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि ये क्या एस्ट्रोलॉजी कैसे वो किया जा सकता है। तो ये 10वीं जमात में जब तक मैं पहुंचा तब तक मैंने ये कोशिश की कि बायोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी को कैसे लिंक किया जाए। अब 10वीं जमात के पेपर दिल्ली बोर्ड के, और माता पिता का ये एक प्रेशर था कि आप अच्छे मार्क्स लाएं, लेकिन कहाँ, हमें तो चस्का लग चुका था एस्ट्रोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का। अब हमने क्या करना, भाई नीचे रखनी किताब ज्योतिष की और ऊपर रख लेनी हमने किताब 10वीं की। अब ज्योतिष की किताब को जैसे ही
माता पिता की नजर हटनी तो हमने फटाफट हमने ज्योतिष को पढ़ना शुरू कर देना। जो हमने क्लास में पढ़ा होता था उसी से पेपर देते थे, बाकी तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये पढ़ते थे। धीरे धीरे हिसाब किताब समझ में आया। फिर उन पंडित जी ने बोला भी 3 किताबें लाओ, 3 किताबें लेनी है भाई। अच्छा 3 किताबें कौन सी जी? लगन चंद्रिका ले लो और बृहजातकम ले लो। अभी बड़े चोरी छिपे लानी पड़नी थी घर पे, क्योंकि बड़ा मुश्किल था। वो बोलते थे, माँ बाप ये बोलते थे कि तुझे बस यही चस्का पड़ा रहता है, अपनी जिंदगी का सोच ये वो। कोई बात नहीं, हमने भी अपनी थोड़ी सूझबूझ चलाई और एक कंपटीशन होता था हर शनिवार को स्कूल में, तो उसमें कुछ प्राइज मनी मिलता था। इस पे देखना 51 रुपए के लगभग मिलता था, 101 मिल जाता था, कभी 51 रुपए मिलता। अब हमने वो कंपटीशन जीतने की तैयारी करी भी। एक म्यूजिक का कंपटीशन आया, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और पहला प्राइज ले लिया। डिबेट में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी पहला प्राइज ले लिया। और मॉक पार्लियामेंट था, उसमें भी हमारा फर्स्ट प्राइज आ गया। कुल मिला के 300 रुपया, 250 या 300 याद नहीं है अब, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा। एक बार शायद 50 था, एक बार 101 था, एक बार 101। और हम चले गए आपने नई सड़क, वहां से हम 3 किताबें लाए जो उन्होंने बोली हुई थी, पूरा छांट के सब कुछ, और हम उसको ले आए। 10वीं के पेपर हो चुके थे, उसके बाद छुट्टियां होती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास पैसे हैं, हम नई सड़क से उन किताबों को ले आए जो आज भी मेरे पास मौजूद है। और जो लगन चंद्रिका है वो मैंने बड़े ध्यान से पढ़ी। अब उस जमाने में ये समस्या हुआ करती थी कि जैसे अब कुंडली एकदम बन जाती है, सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। मैंने अपने माता जी को बोला कि मेरी कुंडली निकालो आप, तो मैं क्यों ना अपनी कुंडली से शुरू करूँ। और सभी एस्ट्रोलॉजर जितने भी होते हैं शुरू करते हैं, अपनी कुंडली से शुरू करते हैं। तो मैंने वो कुंडली निकलवाई और उसमें 7:50 का टाइम मुझे दिया गया शाम का। तो 7:50 के टाइम के हिसाब से जो बातें बन रही थी, जो मेरे अध्ययन के हिसाब से बन रही थी, वो कुछ मैच नहीं हो रही थी। अब ये मेरा 7वां चंद्रमा, तो वो तो सभी दोषों को नष्ट कर देता है। तो मैंने कहा हमारी जिंदगी में तो बड़ी समस्याएं आ रही है। तो कई चीजें ऐसी थी जो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, और मैंने धीरे 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 उसको यानी कि उसका अध्ययन करना शुरू किया। अब वो 3 किताबें जब खत्म हो गई, जब मैंने ठीक से पढ़ ली और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, दोस्तों के हॉरोस्कोप, किसी और के हॉरोस्कोप, किसी और के हॉरोस्कोप। उस जमाने में ये नहीं था कि भी हमें कहीं से ऐसी मिल जाएगा भी आप किसी का भी हॉरोस्कोप देख सकते हैं या किसी का भी हॉरोस्कोप बना सकते हैं। उस समय तो टाइम भी किसी किसी का होता। हाँ, टाइम बड़ा कम होता था। और ये जो गणना वाले सूत्र थे, ये उस बृहजातकम में अच्छी तरह से समझाए हुए थे। तो मैंने उसको, मैथ मेरा ठीक ही था, मैथ में मेरे अच्छे नंबर आए थे और मैथ मेरा ठीक था। वो धीरे 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 जो है वो कैलकुलेशन हमने करना सीख लिया। और एक मित्र मिला जिसको कि एस्ट्रोलॉजी का शौक था बड़ा भाई, उसको बहुत शौक था। वो सूक्ष्म दशा निकाल देता था। वो 1 मिनट का भी वो टाइम फ्रेम में सब ग्रहों को सेट करके और 1 मिनट तक नीचे आता था, जैसे हम आज सॉफ्टवेयर में आते। तो पंडित था वो? नहीं, वो पंडित नहीं था, वो स्टूडेंट था। पर वो था ग्रेजुएशन कर रहा था वो। अच्छा, और उसको ज्योतिष का बड़ा भारी शौक था। अच्छा जी, अब हमारा शास्त्रार्थ शुरू हो गया उनके साथ भी, कैसे कैसे क्या क्या है, कैसे है,
कभी उसने बोलना ये रिजल्ट है, कभी ये रिजल्ट है, कभी उसने बोलना भी ये तो उसकी दृष्टि पड़ गई, ये उसकी दृष्टि पड़ गई, ये उसके साथ युति हो गई। अब ये चलता रहा सिलसिला, और कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि हम जो बोलने लगे वो सत्य होने लगा। ये ऐसा कब हुआ, किस टाइम? ये हुआ जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा, और सन 84 की बात है। मतलब प्रैक्टिस के साथ आपकी प्रेडिक्शन परफेक्ट। हाँ, यानी कि वो काम ही वो था, बाकी तो क्लास में पढ़ना और बाकी कुछ नहीं करना। और एक बैडमिंटन खेलता था और एक ये काम करता था। उसके बाद 4 साल के चस्के के बाद पता लगा भाई नंबर तो ग्रेजुएशन में ऐसे ही आए। उस जमाने में ठीक, हाँ, 57% के आसपास मार्क्स आए। उसमें क्या होना था भाई, इतनी ज्यादा कुछ नहीं था, पर चलो टेस्ट दे के कुछ होगा, क्योंकि सूरज शनि का अच्छा कॉम्बिनेशन मेरे हॉरोस्कोप पे था, तो मैं बड़ा अस्वस्थ था इस बात से भाई मुझे गवर्नमेंट सर्विस तो जरूर मिले। अब ये एक बात थी भी, अपने बारे में ये मैंने बोल दिया हुआ था भी मेरी गवर्नमेंट सर्विस जरूर। अब कुछ बातें मैंने बोली हुई थी, तो मेरे जो पिताजी थे वो तब अकाउंट्स ऑफिसर बन चुके थे, ठीक है। उन्होंने बोला भी देख तू अगर मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं, ये पढ़ताई ठीक है, साइड में रख इसको, पर नहीं, हमारा जो भेजा था वो इसी में लगा रहता था। अब कुल मिला के ये हुआ भी ग्रेजुएशन हमने कर ली। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। अब कुछ लोगों को पता लग गया कि ये ज्योतिष, अब ये तो बीमारी ऐसी है भाई, आपको पता लगे, क्योंकि सबसे बड़ी इंसान की जो क्यूरियोसिटी है वो 2 चीजों में है। फ्यूचर, क्योंकि फियर ऑफ अननोन और फियर ऑफ फ्यूचर सबके लिए बराबर का प्ले करता है। और ये जब ये एस्ट्रोलॉजी का सहारा या पाइमिस्ट्री का सहारा या तंत्र का सहारा या किसी और चीज का सहारा आदमी तब ढूंढता है जब वो मुसीबत में बहुत जोर से फंस जाता है। तो एक जनरल साइक होती है कि जैसे ही प्रॉब्लम आती है, चलो जी एस्ट्रोलॉजर के पास, सो दैट वो कुछ हमें सॉल्यूशन दे या कुछ बात करे। अब ऐसे बहुत सारे केसेस आने शुरू हो गए, लेकिन हमने ये कसम खाई हुई थी भी पैसा नहीं बनाएंगे इससे। पैसा तो बस मतलब कोई सर्विस देंगे, सरकार की सर्विस होगी या कुछ, तो मैं। अब हुआ ये कि इस दौरान क्या हुआ कि भीड़ ही इतनी होनी शुरू हो गई, भाई मुश्किल हो गया काम करना। तो बाकी का काम कब करे, तैयारी करनी होती थी पेपरों की, वो कब करे। जाके हम पहुंच गए एचपी यूनिवर्सिटी में। एचपी यूनिवर्सिटी में हम पंडित जी बन गए। पंडित जी का मतलब ये हुआ अभी जो भी था, जो भी लड़के लड़कियां जो भी थे, वो सब हमसे पूछना शुरू हो गए कि हमारा क्या होगा। हम मन में सोचे अभी हमारा क्या होगा। और ये हमसे पूछ रहे थे, कभी कभी हंसी भी आती थी। तो हमने पेपर देने शुरू किए। सर ने कोई बोले कि भाई यार ये गुप्ता जी आप जो ज्योतिष करते हैं ये आपने कहाँ से सीखा, क्या सीखा। उनको क्या बताए भाई कहाँ से सीखा और क्या सीखा और कैसे हुआ। मैंने कहा भाई मेरे पिताजी को शौक था, तो मैंने जो है केमिस्ट्री करनी शुरू की थी, फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे करके, और जो बीच में महानुभाव मिलते गए उनसे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते। बोले आपने कोई गुरु नहीं धारण किया। मैंने कहा जी ऐसी बात है कि गुरु धारण करने का समय ही नहीं मिला, ऐसा समझ लो आप। हाँ कोई गुरु मिलते तो मैं धारण भी करता। लेकिन मैंने कहा मैं अपनी जो में गलतियां होती है उससे ही आदमी सीखता है।
धीरे धीरे सन 84 में पहुंच जाए हम। तो सन 84 में सन 84 से 86 तक ये एक ऐसा दौर था जब मैंने काफी अच्छे से एस्ट्रोलॉजी को का अध्ययन किया, और एक फिर बात समझ में आई कि भाई एस्ट्रोलॉजी अकेले बहुत मुश्किल है कि वो भविष्य को बता सके। उसका एक मेन कारण है कि संदर्भ बदल गए। जिस जमाने में वो किताबें लिखी गई हैं पुरानी वाली, और आज के संदर्भ जो है वो अलग है। जैसे राजयोग की बात बोलते हैं तो राजा के साथ जो जुड़ गया उसको राजयोग हो गया। अब सरकारी नौकरी जो है वो राजयोग में कंसीडर हो गई। ठीक है जी। अब जो हाथी था वो हवाई जहाज बन गया। ठीक है जी। घोड़ा था वो आपकी गाड़ी बन गई। इस तरह का जो संदर्भ है वो आपको देश काल और जातक के हिसाब से सेट करना पड़ता है। देश काल जातक। अब ये बात जो है हमारी समझ में आ गई है। इस यहाँ तक सन 84 तक ये बात समझ में आ गई कि देश काल और जातक के हिसाब से कैसे चीजों को इंटरप्रिटेट किया जाता है। इसके बाद जो बदलाव आया वो आया सन 2000 में। 84 से चलते हुए और 2000 तक आप यूं समझिए कि तब मुझे समझ आई भी असल में एस्ट्रोलॉजी से ठीक प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। तो मैं कहीं जा रहा था और उस बस में बहुत सारे साधु ही साधु थे। वो शायद कहीं धर्मशाला की तरफ जा रहे थे और उसी बस में मैं बैठा हुआ था। तो खाना खाने के लिए बस रुकी और वो साधु संत महात्मा जितने भी थे और चाय पी लो। हाँ, उन्होंने जो है बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा जी अब मेरे दिमाग में तो 24 घंटे कुंडली 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 और उसको भी चलता रहता था। एंड वन ऑफ दैट साधु वाज एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से जानते थे। उन्होंने बोला आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं? हाँ, वो तो आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है। और कुल मिला के बोले आपकी कुंडली? बोले इसमें तो 6ठे भाव में शनि है, मूल त्रिकोण का शनि है, और आपकी जितनी भी जिंदगी है वो स्ट्रगल में बीतेगी भाई, ऐसा कुछ है। मैंने कहा जी बाकी के ग्रह है? तो उन्होंने बोला अब वो हमारे पास तो था खाने का समय। उसके बाद हमने क्या किया कि एक साधु मेरे तरफ से उठ गए और वो मेरे साथ बैठ गए। अब हमें समय मिल गया डिस्कशन का बस में चलते चलते। उन दिनों में बस में आवाज भी बड़ी भारी होती थी तो हम बड़ी जोर जोर से बोल रहे थे। अब उन्होंने जो एक बात बोली वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सभी जो ज्योतिष के जानने वाले हैं या जानना चाहते हैं, है ना, जिज्ञासा, उन्होंने जिसको जिज्ञासा है, तो उन्होंने बोला कि कुंडली का एक ग्रह देख के, 2 ग्रह देख के, 5 ग्रह देख के, 7 ग्रह देख के या 9 ग्रह देख के विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने, क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकते थे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, तो कहते डू यू नो द ह्यू ऑफ हॉरोस्कोप? अच्छा, ह्यू ऑफ। अब आप सच्ची मानेंगे कि उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो मेरे दिमाग में एकदम से घुमा। ह्यू मतलब आभा। ह्यू का मतलब उनका था कि जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, वो डिफरेंट पोजीशंस पे बैठ के, जिस तरह से आप यूं समझ लो भी एक एशियन पेंट का
मिक्सर है, different kind of and colors. every planet is having some shades and results. आपने बोला कि मुझे ये कलर चाहिए, एंड रिजल्ट ये चाहिए, तो उसको डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करना पड़ेगा, तो वो कलर आएगा। अब ये जो बात थी, मेरे ऐसा घूमा दिमाग कि यार ये बात क्या बोल गई है। मैंने उनको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए बोला इस बात को, तो उन्होंने बोला भी हर एक आदमी को एक डिफरेंट रंग दिया हुआ है भगवान ने, कोई भी कलर सेम नहीं है, और भगवान ने किस में कितना कलर डालना है, किस में कितना कलर डालना है और किस में कितना कलर डालना है, और वही उसका डेस्टिनी है, वही उसका प्रारब्ध है, वही उसको मिलेगा। यानी कि every person is having a unique horoscope, right? नंबर 1, नंबर 2, वो अपनी तरह का अलग आदमी है और उसमें ग्रहों के एलिमेंट की डिफरेंट प्रोपोर्शन है। वो क्या कर्म करने आया हुआ है, इस बात पे पहले से निश्चित है। उस समय प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट इतनी ज्यादा फैली नहीं हुई थी। अब मेरे दिमाग में फिर आया कि ये क्या प्रोग्राम्ड है सारा कुछ, ऐसे जैसे प्रश्न आने लगे। इसके बाद 2000 के बाद 2006, 7, 8 इसमें मुझे बौद्ध एक भिक्षु मिले, जिनके साथ मैंने पौना घंटा या 1 घंटा डिस्कशन की होगी इस विषय में। तो मुझे बौद्ध ज्योतिष के बारे में या बौद्ध की जो प्रोसेस है वो उन्होंने बताई, और दूसरा एक बात बताई कि बिना ध्यान के, मेडिटेशन के आप इतने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे करके प्रोसेस करके भविष्य को नहीं बता सकते जब तक आपकी जो मेडिटेशन है उसकी प्रक्रिया परफेक्ट नहीं हो। मैंने कहा ये तो बहुत डिफिकल्ट बात है। कहते कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, मैं आपको सूत्र बताता हूं। उन्होंने मुझे कुछ सूत्र बताए, और उस टाइम मैं किन्नौर में पोस्टेड था, और उन्होंने मुझे जो बात बताई उसमें ओम शब्द का उच्चारण उन्होंने मुझे करने के लिए बोला, और इसके साथ कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाने के लिए इनकार कर दिया। अब उसका उच्चारण मैं 7 बजे से 8 बजे तक करता था, और कुछ समय के पश्चात, यानी कि 1 महीना बीता होगा, 2 महीने बीते होंगे, 3 महीने बीते होंगे, ये एक निरंतर प्रक्रिया थी। तो यहां तक स्टेज आ गई कि मुझे घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे ही 7 बजते थे तो मेरे अंदर से वो उच्चारण शुरू हो जाता था, या मैं भी उस उच्चारण को करना शुरू कर देता था। लेकिन उससे ऐसा हुआ भी, संसार से बहुत अलगाव हो गया, एक वैराग्य का भाव आ गया। और वहां पे एक मठ हुआ करता था, बौद्ध का जो पूजा का स्थल था, वहां पे जाके और मैंने बैठ जाना वहां पे आराम से। तो एक वहां पे बौद्ध भिक्षु थे, जिनको मैंने कहा मैं कुछ आपकी प्रक्रियाएं सीखना चाहता हूँ कुछ। उन्होंने मेरे से बात नहीं करी, बात ही नहीं करी। मैंने कहा शायद कुछ। मैं जाता रहा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब समय मिलता था मैं वहां चला जाता था और नमकीन चाय पी के वापस आ जाता था। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि क्या सीखना चाहते हो प्रक्रिया? मैंने कहा हाँ। और उन्होंने मुझे बिठा दिया, और वो जो अनुभव है मैं आपको किस तरह से नहीं बता पाऊंगा, यानी कि मतलब पॉडकास्ट में नहीं बता। हाँ, यानी कि एक ऐसा अनुभव था
कि जो ना एक्सप्लेन किया जा सकता और ना उसकी प्रक्रिया समझाई जा सकती, जो कि लॉजिक के भी परे था और रीजन के भी परे था और शायद साइंस के भी परे था। उनके सामने बैठने से जो मेरा ध्यान लगा और मैं सब कुछ भूल गया और वो प्रक्रिया चलती रही, घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए और मुझे 2 घंटे का भी पता नहीं है। 5-6 दिन तक ये प्रक्रिया रेगुलर मैं जाता था, वहां पे बैठता था और वो ध्यान का जो प्रोसेस था वो चलता था और मैं इतना हल्का महसूस किया कि जैसे जिंदगी में यही एक ऐसी चीज है जो कि असली है, असीम आनंद है इसमें। और शायद 7वें दिन ये हुआ कि 7वें दिन अचानक उन्होंने आंख खोली और उन्होंने बोला बेटा, और मेरी भी आंख खुली और उन्होंने बोला बेटा तुम तो शादीशुदा लग रहे हो, गृहस्थ लग रहे हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। बोले आपने बताया नहीं हमको। मैंने कहा जी आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। और कहते नहीं, आप चले जाइए, ये प्रक्रिया आपके लिए नहीं है, आप गृहस्थ हैं, आप इसका पालन कीजिए। और 2 प्रेडिक्शन उन्होंने करी वहीं पे और ये बोला कि जब समय होगा तो हम आपको बुला लेंगे। न जाने उसका आज भी मैं मतलब नहीं समझ पाया हूँ। 60 वर्ष का मैं हो गया हूँ, मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या था। 2 प्रेडिक्शन भी मैं आपको नहीं बता सकता पॉडकास्ट पे। और वो दोनों प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट निकली और ये वाली अभी रहती है, न जाने क्या होगा। तो ये सब जितना आपका एड्रेस आप जानते हैं कि भाई फलानी जगह गुप्ता जी अवेलेबल है, और आप सच नहीं मानेंगे कि जब मैंने बीच में कुछ छोड़ दिया, इस चीज को, लोगों को अटेंड करना छोड़ दिया, तो कुछ लोग मेरा फोन नंबर ढूंढ के कहीं कहीं से ढूंढ के 4-5 लिंक करके मेरे पास आते थे, लेकिन उनको मैं कभी मना नहीं करता था कि भाई अब आते आते आप समझिए 2010 की बात है। 2010 तक हमारी जो ज्योतिष की जो ज्ञान था वो थोड़ा परिपक्व हो गया, मतलब हम ठीक ठीक बोलने लगे। तो जिनकी प्रेडिक्शन ठीक होती गई वो फिर जीपी में बढ़ता है आगे, तो जीपी में रेफर किया, पढ़ गया। लेकिन एक मेरे अनुभव में आई बात कि मैंने एक इंसिडेंट आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक सब्जेक्ट बोल लीजिए, आप जजमान बोल लीजिए, उसको मैंने हॉरोस्कोप में देखा कि यार ये तो बड़े कष्ट में आने वाला है और इसकी जो आगे की दशा है वो बहुत खराब है और इसकी रेमेडी क्या की जाए। रेमेडीज के साथ मेरा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट 2001 से लेके और 2023-24 तक रहा। उससे पहले रेमेडीज पे मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करता था, सिर्फ प्रेडिक्शन पार्ट पे फोकस करता था। तो मैंने देखा कुछ ऐसे टल गए। एक डॉक्टर साहब थे, उनको बार बार एक्सीडेंट हो रहा था और हमने राहु का उपाय उनको दिया और उसके बाद उनकी एक्सीडेंट तो हुआ, पूरी गाड़ी टूट गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो पूरे के पूरे साबुत के साबुत निकल आए अंदर से और उनकी बीवी भी निकल आई। वो मेरे पास आए, कहते अगर ये उपाय नहीं होता तो बड़ा मुश्किल था और पहले तो इनको कितनी कितनी चोटें लगी। मैंने कहा जी बहुत भगवान का लाख लाख शुक्र है, थोड़े में टल गया, गाड़ी तो कुछ नहीं, इंश्योरेंस हुई हुई है इसकी, आ जाएगी और वैसे भी आमदनी आपकी बथेरी है, तो इस बात की तो परवाह मत मारो आप। कुल मिला के ऐसा हुआ भी पहला बिलीफ जो बना वो उस इंसिडेंट से बना भी रेमेडीज भी कुछ करती हैं। उसके बाद हमने रेमेडीज के ऊपर फोकस किया तो ये देखा कि रेमेडीज किसी हद तक इम्पैक्ट को कम करती है और अगर
भगवान की इच्छा है या कुछ इस तरह कोई बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है उस इंसिडेंट का, तो वो रुकता नहीं। अब मैं आपको बात सुना रहा था कि मैंने उनको अपनी रेमेडीज दी और मैंने कहा ये इस तरह से आपने करना है और ये वक्त बहुत ही आपके लिए नाजुक सा है। आप मानेंगे नहीं, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि लगभग जो मैंने टाइम फ्रेम बोला हुआ था उससे 2 महीने पहले जो हमने रेमेडीज उनको बताई हुई थी वो सब उन्होंने उतार के फेंक दी। और ये बोलना शुरू किया कि इन रेमेडीज से कुछ नहीं होता। यानी कि भगवान ने उनका विश्वास, पहले बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने वो सारी जितनी हमने पढ़ाए हुए थे उनको रिंग वगैरह वो सब उन्होंने निकाल के और अपने डलवा दिया अपने वाइफ से। तो भगवान की मर्जी, इच्छा, और कुल मिला के ये हुआ कि जब उनकी डेथ हुई तो हम गए। तो मैंने कहा वक्त ऐसा था, बोले, तो उन्होंने बोला उसकी वाइफ ने कि गुप्ता जी आपने तो डिफेंस दी थी और ये देखो इन्होंने जो है वो 1.5-2 महीने पहले जो है ये सब कुछ उतार के फेंक दिया। तब मैंने ये माना कि भाई वो एक पॉइंट था जहां पे मुझे लगा कि जो हमारे यहाँ विधि माता बोलते हैं कि जो लिख दिया होता है, शायद जो बिल्कुल पक्की लकीर होती है उसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है रेमेडी से। रेमेडी से प्रभाव कम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मेरा अनुभव बोल रहा है कि इससे ये थोड़ा सा सबसाइड होता है। एक तो ये बात, दूसरे एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूं कि जहां लालच आ गया वहां ज्योतिष नहीं हो सकता। बड़ी एक अजीब बात बोल रहा हूं आपसे कि जहां ज्योतिष है वहां पे अगर लालच आ गया तो वो ज्योतिषी या वो जो आचार्य है वो कभी सच नहीं बोल सकता। कारण उसका ये है कि उसको तो पैसे चाहिए। तो आप क्या बोलना चाहते हो कि पैसे चार्ज नहीं करना चाहिए? नहीं है, ये बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब, मैंने जो बात बोली आपने सुनी नहीं। उसमें ये है कि आप पैसे तो ले सकते हैं, आप टाइम दे रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और ये तो ज्योतिष के सिद्धांत में भी लिखा गया है कि बिना दक्षिणा के साथ, है ना, अगर आप रेमेडीज देते हैं तो उतना वर्क नहीं करती है। ये एक नॉर्मल सा सिद्धांत है। तो हम भी केले संतरे एक्सेप्ट कर लिया करते थे दक्षिणा के रूप में, है ना। अच्छा, अब ये वाली जो बात मैंने बोली कि लालच नहीं आना चाहिए, पैसे की बात मैंने नहीं की। जहां पे लालच आएगा वहां पे आप सच नहीं बोल सकते। असली बात ये है। और जब आप सच नहीं बोलेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन क्या हुई? फिर कुछ भी नहीं। यानी कि ज्योतिष जो है वो दब गया पैसे के नीचे। तो कभी कभी ऐसा होता था भी, कुछ लोग गुस्सा होके भी चले जाते थे हमसे, और वो बाहर भी ये बोलना शुरू कर देते थे भी ये तो हर कुछ बकता है ना। और बाद में आते थे, एक डॉक्टर साहब थे हमारे, उनको बोला मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको ना यार बीपी का ध्यान रखना आप। और मैं तब किन्नौर में था और बोले मुझे बीपी हो ही नहीं सकता। और डॉक्टर साहब जो थे बड़े कॉन्फिडेंट थे, उनका तो मैं नाम भी बता सकता हूँ ब्रॉडकास्ट पे, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं। अच्छा चलो, उनको मैंने बोल दिया भी
आप बीपी की समस्या आपको हो सकती है। और कंफर्मेशन दोनों में थी, उनके हॉरोस्कोप में भी कंफर्मेशन मंगल से मिल रही थी और उनके पाइमेस्ट्री के हिसाब से भी उनकी कंफर्मेशन मिल रही थी, तो मैंने बोल दिया। अब कुल मिला के ये हुआ कि 7-8 साल बाद डॉक्टर साहब जो है मुझे ढूंढते हुए आ गए कि गुप्ता जी ये तो बड़ी समस्या हो गई, ये तो वाकई आपने जो बोला था उसी पीरियड में, और मुझे तो बड़ी भारी समस्या है ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल मुझे हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। और जी डॉक्टर साहब जो है मैंने कहा डॉक्टर साहब तो चलो ये तो ज्योतिष की बात है ना, तो ये कोई बात नहीं, पर बोले सॉरी, बोले मैंने आपको ऐसा बोला भी, मुझे तो वही नहीं लगता। मैंने कहा ये कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। कई बार आप पेशेंट को बोलते हैं भी तू इस बात से बच के रही हो, उसको हो जाता है तब पता लगता है भी कैसे। तो बड़े अच्छे से सौहार्दपूर्ण में वातावरण में हमने चाय पानी की और आगे की जो बात थी उनको बताई भी कैसे इसको हो सकता है ज्योतिष के हिसाब से, बाकी डॉक्टरी हिसाब से आप कर लो। और बाकी ये बोले डॉक्टर साहब गुप्ता जी तो साइलेंट है, कभी भी बढ़ जाता है और कभी भी उतर जाता है। साइलेंट का तो मुझे, अब मैं डॉक्टरी उसमें नहीं, मैंने आपको बोला था कि आप अगर इनिशियल रेमेडीज कर लेंगे तो आप बच सकते हैं इससे। चलो इस तरह से। एक चीज और कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कोई रिकॉग्निशन दो या उसको कोई आप इस तरह से लो कि भाई बड़ा भारी आप उसको वेटेज देना शुरू कर दो, लेकिन जिस तरह से आप इनिशियल टेस्ट करते हैं हॉस्पिटल में जाके कि हाँ इसकी संभावना है, ये सब हाथ में होता है, ये सब हॉरोस्कोप में होता है। और शिमला की बात है, मैंने हमारे एक बड़े फैन थे, उनकी मदर जो थे वो आए हमसे मिलने के लिए, बड़े आदर भाव से उन्होंने हमें खाने पे बुलाया और माल रोड के नजदीक हम चले गए और उनका बिजनेस था। तब तक मेरी जो एक्यूरेसी थी वो बढ़ गई हुई थी, कंसंट्रेशन और ये सब मिला के मैं उसको बोलता हूँ कि वो कंसंट्रेशन का ही पार्ट था। एस्ट्रोलॉजी का शायद उससे कोई ज्यादा वो नहीं था। तो कीलियो की किताब में आपका चेहरा देख के आप कुछ न कुछ बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं जैसे ही उनसे मिला मैंने कहा आप तो आंटी आप जीबीएस का ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे? बोले मुझे तो कभी कुछ हुआ नहीं, कल चेक करवाना आप जीबीएस का, आपको प्रॉब्लम है। अब हुआ ये कि उन्होंने मेरे बोलने पे, क्योंकि उनकी श्रद्धा बहुत थी हमारे प्रति या विश्वास था, और उन्होंने 2-3 दिन में अपना वो जो टेस्ट होता है आईजीएमसी जाके करवा दिया और वाकई वो जीबीएस उनका काफी ज्यादा था, बड़े हुए थे पोटली। जीबीएस मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन। और एक लड़की थी, उनकी आगे 2 लड़कियां, मतलब उनके रिश्तेदारों की 2 लड़कियां आई, तो उन्होंने ये पूछा भी इसकी मैरिज के हिसाब से इनकी दोनों की देखो भी कुंडली। मैंने देख दी, तो वो जिस लड़की की प्रॉब्लम बता रहे थे मैंने कहा ये सॉर्ट आउट हो जाएगी, पर ये दूसरी वाली जो है, ये जो आप बता रहे बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम आएगी। कुंडली के हिसाब से था सब कुछ। अब कुछ दिनों बाद ये समाचार आया भी वो लड़की तो सेटल हो गई, और जिसको मैंने बताया था कि इसकी प्रॉब्लम आएगी वो शादीशुदा थी, उसकी प्रॉब्लम आ गई और डाइवोर्स तक नौबत आ गई। अब ये हुआ भी उस फैमिली ने मेरा इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर दिया कि मुझे दिल्ली से कॉल आने लगे, फलाने से कॉल आने लगे, बड़े भारी कॉल आने लगे,
और सच मानिए तो मैं एक जगह गया भी जहाँ मुझे जो राजधानी के टिकट दे दिए और मेरा रहने खाने का खर्चा जो है वो फ्री कर दिया उन्होंने, सब कुछ भी आप हम देंगे बिल्कुल। और महाराज वहाँ पे तो हमारा जो स्वागत हुआ, पर आगे जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे 10-12-15 अपनी कुंडलियाँ लेके, तो वो पूरी उन्होंने मतलब मेरा पूरा फायदा उठाया और पूरी कुंडलियाँ मैंने देखी उनकी भी, लेकिन मुझे काम नहीं था तो छुट्टी थी कुछ 5-6 दिन की, तो कुल मिला के हम वहाँ पे मस्ती मार के उनके साथ अच्छे बातचीत करके आ गए और बड़ा अच्छा। और अब जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे भी लोग आने लगे, ऐसे बातचीत होने लगी कि पंडित जी गुप्ता जी तो बहुत अच्छी कुंडली फलाना, ऐसे चलता है आपस में। जिनकी प्रेडिक्शन ठीक हुई थी वो थोड़ा ज्यादा लोगों को बता देते, आगे से आगे से आगे से आगे, बस वो चलता रहा। और जो शहर के पैसे लेने वाले पंडित थे उनको ये परेशानी होगी कि ये तो मुफ्त देख रहा है कुंडली और ये रेमेडीज भी फ्री बता रहा है और ये स्टोन भी नहीं बेचता, स्टोन भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, ये सिर्फ बताता है आप जो करना है कर लो। आगे उनको थोड़ी तकलीफ, थोड़ी मुश्किल आ गई उनको। अब वो बहाना बना के मेरे पास आ गए और वो ये बोलने लगे कि गुप्ता जी आप हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो। मैंने कभी मैं पेड एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, ठीक है। और उसकी जो मिसिस थे वो बोलने लगे कि ये तो ठीक बात नहीं। मैंने कहा भाभी जी एक बात सुन लो, मैं इस शहर में मैं कुंडली देखूंगा ही नहीं किसी की, चलो आपसे ये मेरा प्रॉमिस रहा। और मैंने वाकई ये सोचा कि भी मैं तो अच्छा भला सरकारी नौकर हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरी बीबी भी सरकारी नौकर, मुझे क्या प्रॉब्लम है, इनका तो यही रोटी का साधन है। मैंने शहर में टीवी देखना बंद कर दिया। कुल मिला के इस जर्नी कुछ अगर आप ले सन 80 से लेके और 2025 तक, तो 45 साल की मैंने संक्षिप्त स्टोरी आपको सुनाई। और आप हंस भी रहे होंगे भी ये संक्षिप्त सुनाई, इतनी लंबी कहानी बोल दी है जी, और इतना लंबा सब कुछ बोल दिया। लेकिन कुछ बातें मैंने इसमें 5-6 बिंदु जो टच किए हैं, ठीक है, कि अकेली एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर सकती, इसके साथ ध्यान और साधना आवश्यक है। दूसरी बात बोली मैंने, जो बुलेट पॉइंट जिसको बोलते हैं, कि जहां लालच होगा वहां प्रेडिक्शन ठीक नहीं हो सकती, जहां पे पूर्वाग्रह है वहां पे प्रेडिक्शन ठीक नहीं हो सकती। फिर मैंने एक बिंदु किया कि रेमेडीज वर्क बट अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। फिर मैंने एक बात कि बिना शौक के जब तक आपकी पैशन नहीं होगी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी जा सकती, ये बात पक्की है। और ये बात शायद आपकी कुंडली, जो कुंडली देखता है उसकी कुंडली में भी होती है, और सर्टेन कॉम्बिनेशन से आप देख लीजिए वो मिलेंगे उसको। एक बात मैंने बोली कि कुंडली का जो पिंच या यू जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आपने पकड़ा कि भगवान ने इस कुंडली में कौन कौन से रंग मिलाए और इसकी जिंदगी का क्या कलर होने वाला है, वो समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, आपका व्हाइट कलर है, व्हाइट में अगर ब्लैक मिला दिया तो वो ग्रे कलर बनेगा। रेड में अगर हमने ग्रीन कलर मिला दिया तो वो ग्रीन और ऑरेंज कलर बनेगा। अच्छा, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स प्रेडिक्टिव पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी।
तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा 2-3 चीज़ें, जैसे फर्स्ट इज मंगल दोष, सेकंड आपसे जानना चाहूँगा जो भ्रांतियाँ हैं समाज में काल सर्प दोष के बारे में, और तीसरा है गुरु चांडाल दोष। इनसे बड़ा डरते हैं लोग, तो तीनों के बारे में आपसे जानकारी देखो चाहिए। जी, बिना डर के पैसा नहीं कमा सकते, सीधी सी बात है। अगर आपने किसी के मन में डर पैदा कर दिया तो फिर आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। शिमला की बात है, और उसको किसी जोशी ने बता दिया भी तेरा तो मार्क है, कि तेरी जिंदगी जो है वो 25 दिन से ऊपर नहीं हो सकती। वो घबराया हुआ मेरे पास आया, और आप मानेंगे नहीं, मैं उससे लगभग 100 किलोमीटर दूर था। वो घबराया हुआ बेचारा बहुत बुरी तरह से कि मुझे तो जो जोशियों ने बता दिया और तरह तरह के उपाय बता दिए। हमारे को हो गया जी। मैंने कहा कुछ हो जाए तो यही बैठ जाए, तो 25 दिन मेरे पास ही बिता, तुझे कुछ हो जाए तो सर्दिया बात है, तुझे कुछ नहीं होने वाला, और ये कोई मार्क नहीं बना, ठीक है, ये मार्क बन ही नहीं रहा। आज अगर बन रहा होता तो मैं शायद तुझे बता भी देता। लो जी, 25 दिन क्या, मेरे ख्याल 2-3 महीने बीत गए, 25 दिन बाद उसका फोन आ गया। उन जमाने में फोन जो होते थे वो ऐसे मोबाइल नहीं होते थे भी हर एक के पास मोबाइल होगा। वो मेरी उस पे पर्सनल नंबर पे फोन आया। क्या नंबर था हमारा? 22-653 22-653 डॉट नंबर होता था हमारा। उस पे लैंडलाइन पे फोन आया कि गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं स्वस्थ हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं ऐसे ही डरा हुआ था और आपने मेरा डर दूर किया, भगवान आपका भला करे। मैंने कहा तेरा भी भला करे भगवान। लेकिन उन पंडितों का क्या जिन्होंने इतना भारी डरा के बंदे को रखा, और ये एक तरह का क्राइम होता। मैं आपको बात बताता हूँ, मंगल दोष के बारे में बात करते हैं। मंगल दोष के बारे में बात करते हैं। मांगलिक इतना चलाया हुआ है। जितने भी ये मांगलिक बोलने वाले, मेरी बात ध्यान से सुने। कोई मांगलिक हो वो भी ध्यान से सुने, जो मांगलिक है वो भी ध्यान से सुने, या जो मांगलिक की गलत प्रिडिक्शन करता है वो भी ध्यान से सुने। जितना डिसिप्लिन मांगलिक होगा उतना कोई नहीं होगा। नंबर 1, जितना असूल का पक्का मांगलिक होगा कोई नहीं हो सकता। जितना एनर्जेटिक मांगलिक होगा उतना कोई नहीं हो सकता। अरे भाई, आप इन 3 चीजों को लेके अगर आप एक पर्सनैलिटी का, किसी भी पर्सनैलिटी का मूल्यांकन करने लगे तो मेन तो यही 3 चीजें हैं। करेज, एबिलिटी टू फाइट, एबिलिटी टू बाउंस बैक, ये एक मांगलिक में होता है। और आप मानेंगे नहीं, हमारी मिलिट्री में, हमारी आर्मी में जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी जवान हैं, 95% उसकी मैक्सिमम परसेंटेज 90 to 95% मंगल उनका जो है वो मांगलिक है। किसी न किसी तरीके से उनका मंगल स्ट्रॉन्ग है। अब मंगलिक की शादी होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट जहां तक है, मैं इस बात को थोड़ा सा एग्री करता हूँ। कारण मैं बताता हूँ कि जब दोनों गुस्से वाले हैं, ठीक है, तो एक दूसरे का गुस्सा समझा जाएगा, एग्रेशन को समझा जाएगा। दूसरे, चलो मेरे बुजुर्ग होने के नाते मैं कुछ बातें जो है वो आपके सामने नहीं कर सकता, लेकिन इनमें थोड़ा ये जो ड्राइव है हमारी, सेक्सुअल ड्राइव है, वो थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि इनका बेडरूम का जो पक्ष है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो ये
ज्यादा देर तक, ज्यादा एग्रेसिवली अपने पार्टनर को और उसको भी एग्रेसिवली देखना चाहते हैं, वो एक बात है। अब आप मान लो कि भी शुक्र और चंद्र वाली जो कुंडली है वो मंगलिक के साथ शादी ज्यादा मैच नहीं खाएगी। कारण ये कि वो उसकी एग्रेशन देख के वो दब जाएगी, या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो डिप्रेस भी हो सकती है। तो ये वाली एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं मानता हूं कि मंगलिक, बाकी डरने वाली किसी चीज की कोई बात नहीं है कि भी मंगलिक दोष है तो उसका निवारण करो। अरे भाई क्या निवारण होगा, मेरे अंदर खून ही गर्म है तो आप क्या कर लेंगे, ठीक है हैं? हाँ एक बात है, ये अगर बड़ी नीचस्थ अवस्था में है या वो उसकी प्लेसमेंट ऐसी है या उसके ऊपर कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, युतियां ऐसी हैं, है ना, वो कुल मिला के ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है भी, ये तो मर्डर हो जाएगा या कुछ, तो उसकी शांति करने की आवश्यकता तो हो सकती है। इनका एक मित्र आया हमारे पास, तो बच्चे जैसे खेलते हैं, उनके पेरेंट्स आए कि ये बच्चा क्या करेगा। मैंने उनको बोला या तो ये पुलिस में जाएगा, या ये गुंडा बनेगा, या ये सर्जन बनेगा। 3 चीजें बोली मैंने उनको। तो वो बड़े हैरान परेशान हुए कि भाई ये क्या बोल रहे हैं गुप्ता जी। मैंने कहा ऐसा है कि इसकी एनर्जी संभालो थोड़ी सी आप, ये पॉजिटिव। आज वो सर्जन बना हुआ है आजकल आपके एम्स दिल्ली में। तो यानी कि कुल मिला के ये है कि ये जो ह्यू जिसको बोलते हैं, ह्यू पकड़ना, कुंडली का रंग पकड़ना और रंग के हिसाब से आप विश्लेषण करके उसको देना, ये एक मतलब एक कैलकुलेशन का पार्ट है आपका यानी किसी भी ज्योतिषी का ये फर्ज है कि वो उस ह्यू को पकड़े, उस कॉम्बिनेशन को पकड़े और उसका जो एग्रीगेट कलर बन रहा है कुंडली का, उसको बताए। टाइम फ्रेम्स बहुत बढ़िया निकलती है एस्ट्रोलॉजी से। अच्छा, काल सर्प पे बात करते हैं पहले। काल सर्प की बात है, अब काल सर्प से तो भाई दुनिया को डरा है, काल सर्प से दुनिया को डरा दिया है। वासुकी तमकाना, ये हो गया वो हो गया, आपको फलाना दोष लग गया, आपको फलाना। काल सर्प निवारण पूजा कराते हैं। काल सर्प निवारण पूजा हो रही है महाराज जी, और ये उज्जैन में जाने को बोलते हैं, और कुछ अपने अपने हिसाब से, कुछ वहीं पे पूजा कराने को, कुछ तो टेलीफोन पे मंत्र संतर इतने पैसे जमा करा दो, कुछ हम यहाँ पे पूजा कर। अरे भाई ये क्या है, क्या ज्योतिष किस तरफ जा रहा है, मैं नहीं समझता। जो काल सर्प की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भी 2 राहु और केतु के बीच में आ गए सारे ग्रह, तो भाई सत्यानाश हो गया कुंडली। अरे यार राहु अपनी जगह बैठा है, केतु अपनी जगह बैठा, ठीक है, वो बाकी के अलग अलग घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो ये पूर्ण काल सर्प योग की बात करते हैं, आंशिक काल सर्प योग की बात करते हैं, पूर्ण काल की बात करते हैं। मैं इसको नहीं मानता, कारण बताता हूं आपसे कि राहु और केतु छाया ग्रह ये छाया ग्रह हैं, और ये इनका जो सब्सटेंस है वो सिर्फ इल्यूजन जनरेट करना होता है, विस्तार भी है इसका अर्थ, और केतु का अर्थ डिटैचमेंट भी है। वो अपने हिसाब से, अपने कॉम्बिनेशन में, अपनी जगह से रिजल्ट देता है हर एक। कौन सा ग्रह आवृत में या किसी तरीके से वो घेर लेता है, ये कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे नरेटेड नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अगर किसी के पास ये प्रमाण है तो बताइए। काल सर्प योग बाद की बातों में निकला हुआ है, जो ओरिजिनल प्रजातकम है उसमें मुझे कोई बता दे कि ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, कोई नहीं बता पाएगा।
ये सब बाद में जो निकले, मांगलिक दोष, ठीक है जी, काल सर्प दोष, गुरु चांडाल दोष। अब ये गुरु चांडाल दोष के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन। और भाई आप गुरु राहु वालों की कुंडली में देखो, ज्यादातर पीएचडी होंगे और वो रहस्य जानने के लिए पूरी जितनी भी अपनी एनर्जी है वो लगा देते। आप राहु को कम समझे, राहु की बात कर रहे हैं। अरे राहु तो कितने भी रूप बदल सकता है। नंबर 1 राहु। दूसरी बात राहु के बारे में, राहु विस्तारवादी है। तीसरी बात राहु के बारे में, ये मैं अपने 45 साल के अनुभव के ऊपर बोल रहा हूं कि राहु जो है वो रिसर्च वाणी का कारक है। और सबसे बड़ी बात कि छल कपट को सबसे पहले समझने वाला ग्रह। राहु वाला आदमी ये बता देगा कि ये आपको धोखा देने वाला है, ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक है। क्योंकि पुराण की बात देख लीजिए, उसने देवताओं की जो वो छल कर रहे थे उसके साथ, उसको भांपा और वो उसको उसकी ऑथराइजेशन नहीं दे रहे थे, उसने उसको छीना। तो जो संघर्ष करते हैं उनका राहु बहुत बड़ी है, आप देख लो। और ये अकस्मात का प्रतीक है। अकस्मात की बात ये है जैसे एकदम से, अकस्मात का मतलब ऐसा होता है कि जो भी इवेंट आपकी जिंदगी में अकस्मात होती है उसमें राहु का कहीं ना कहीं रोल होता है। अकस्मात ही ज्ञान का प्राप्त हो जाना, अकस्मात ही धन का लाभ हो जाना, अकस्मात ही एक्सीडेंट हो जाना, अकस्मात यानी कि एक तरह से जिन चीजों के बारे में आप पहले से बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, वो चीजें आपके साथ राहु की वजह से घटित हो जाती है। अकस्मात विरक्ति के केतु देता है। अच्छा भला IIT से पढ़ा हुआ नौजवान, ठीक है, और वो एक दिन घर बार छोड़ देता है, आगे जाके भ्रमित हो जाता है, आगे जाके नशों के उसमें चला जाता है। अब ये क्या एग्जांपल है? आप ज्योतिषियों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या कॉम्बिनेशन है? देखो, ये वाली जो बात है, ये गुरु का जो उनके हॉरोस्कोप में इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है, और राहु का प्रभाव, तो ये आ जाता है। और इसी तरह से बहुत सारी, रातों रात कोई बंदा लीडर बन गया, रातों रात कोई बंदा अमीर बन गया, ये सब राहु का रोल है। गुरु चंडाल दोष की बात बताए, अब ये चंडाल दोष लगा दिया यार, दोष क्यों बता रहे हो आप? दोष तो किसी चीज को बोल ही नहीं सकते, और कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बता दो जिसमें पॉजिटिव भी सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे। हमेशा बराबर के पॉजिटिव है और बराबर के नेगेटिव है। आप क्यों नेगेटिव को ज्यादा हवा दे रहे हो? आप पॉजिटिव को हवा दो, आप पॉजिटिव बताओ, आप पॉजिटिव बात करो। भाई आप में ये क्वालिटी है। अब मैंने जो बताया ये मंगल वाली कुंडली थी, जिसको मैंने बताया इनके मित्र की बात है। अब उसमें हमने बताया भी ये सर्जन भी बन सकता है, क्योंकि इसने खून से खेलना बना वो सर्जन। अगर मैं बोलता भी ये तो गुंडा ही बनना है, विश्वास होता है। ज्योतिष को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आदमी के दिमाग में छप जाता है, और वो तब तक छपा रहता है जब तक कि उस जजमान की जिंदगी के अंतिम चरण तक वो छपा रहता है। आपने पॉजिटिव बोल दिया, आपने उसको प्रेरणा दे दी, आपने उसको प्रोत्साहित कर दिया, आपने उसको ये बोल दिया भी ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना भाई। ज्योतिष के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द जिम्मेवारी से होना चाहिए। अगर आपने कोई भी बात नेगेटिव आपको दिख रही है तो वो भी आपको बड़े तरीके से जजमान को बतानी पड़ती है, ताकि वो उसमें से, यानी कि कोई इवेंट ऐसी नहीं है जिसमें से पॉजिटिव नहीं निकल सकता। आपको बड़े जिम्मेवारी से, अगर आप रिस्पॉन्सिबल ज्योतिष करते हैं तो ये बात बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए कि आप अपने जजमान को डराएं। वास्तविकता उसको बताएं, लेकिन ऐसे शब्दों में कि जिसमें कि वो संभल सके उसका, क्योंकि आपकी एक जिम्मेवारी है। आपका बोला हुआ एक एक शब्द उसके दिमाग में जाके छपता है। कहीं बच्चा हुआ उसके दिमाग में जाके छपता है, कहीं बूढ़ा हुआ उसके भी दिमाग में जाके छपता है कि तुझे ये बीमारी तो होने ही वाली है। अरे भाई, आप अपने विश्वास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप अपने विश्वास का गलत फायदा उठा रहे हैं। मत उठाओ, इसकी देनदारी ऊपर वाला बहुत बहुत सजा देता है, ये पक्की बात मान लीजिए। अब चलो, ये एक बात और खुल गई है कि ऊपर वाला बोल दिया। ऊपर वाले का मतलब होता है द सुपर पावर, एंड डोंट यू थिंक दैट सुपर पावर इज देयर टू गिव यू जस्टिस। उसका स्टैंड कभी अनजस्टिफाइड नहीं हो सकता। कर्म का सिद्धांत इस पे टिका है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये बुरा कर्म, आप डराते हो। गुरु चांडाल दोष की आप अच्छी बातें बताओ ना। अरे हीरो, मांगलिक आदमी हीरो, बिना आर्मी के चल पड़ोगे, सेनापति के चल पड़ोगे, कौन करेगा इन सीमाओं की रक्षा? एग्रेशन, वो सोसाइटी की एग्रेशन का प्रतीक है मंगल। सेनापति बोला गया उसको। अरे भी उसमें क्या दोष? दोष ही है भी उसने गुस्सा करना ही है भाई, करना है तो करना है, उसमें क्या बड़ी बात होगी? जिसमें एनर्जी होगी वो दिखाएगा भी। मंगल वाला सबसे पहले सिचुएशन को संभालता है। क्राइसिस मैनेजमेंट सबसे अच्छा मंगल वाले का होता है। परिवार की सारी इमरजेंसी वो संभालता है। आए मेरे साथ कोई भी बात करे मंगल के बारे में, मंगल दोष दोष बोलते हैं, मैं बोलता हूं ये दोष नहीं है, ये तो अच्छी बात है किसी का मंगल स्ट्रांग होना। हाँ, कुछ केसेस में सिर्फ विवाह के केस। हाँ, तो विवाह के उसमें आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो 8-6 का कॉम्बिनेशन है, 6-8 का कॉम्बिनेशन है राशि के साथ, तो प्रॉब्लम आएगी वहां पे। बिल्कुल उस फॉर्म में एक अंगारा जो है वो पानी के साथ मिल गया तो आपको भाप नजर आएगी। तो इसलिए ये वाली बात एक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कैंसिलेशंस हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में पढ़िए कि मंगल दोष की कैंसिलेशंस होती हैं। कुंडली का मिलान करते हुए आप देखेंगे कि अगर चंद्र केंद्रस्थ है तो मंगल दोष नहीं लगता। इसका मतलब है कि देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीज टू एनर्जीज। एक एक कॉम्बिनेशन पे मैंने लगभग 2-2 दिन, 3-3 दिन मैंने मनन किया, चिंतन किया। कई बार ज्यादा भी चुप बैठा रहता था, सिर्फ सोचता रहता था, और घर वाले भी ये बोलते थे भी आप ना करते हो कुछ ना, बस बैठे रहते। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका जो मनन चिंतन अध्ययन ये चलता रहता, और ये बहुत गूढ़ विषय है।
और इसको अगर आपने साधना है तो कोई आसान खेल नहीं है। आप में एक पैशन होनी चाहिए, आप में एक डिवोशन होनी चाहिए, आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आप में जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। तभी आप कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। आज यहीं तक। So that was our time from our first podcast. So I hope you people liked it. Thank you so much for watching.